स्टूडेंट्स, आज अपन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का वापस लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो कि ये लेक्चर में क्या लिखा है कि लास्ट में अपन ने क्या बोला था, कौन से क्वाड्रेंट को कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट में क्या बोला था, कौन से क्वाड्रेंट को कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें वेक्टर दिया है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है और वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमको उसने एंगल और मैग्नीट्यूड दिया था और हमने उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया था। अब अगर वो वेक्टर दे तो हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और ये बताना है कि वो वेक्टर कौन सी एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? देखो कैसे, अगर मान लो एक वेक्टर दिया है ऐसा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो हमको एक चीज समझ में आ जाती है सर कि इसका एक्स डायरेक्शन में ए एक्स है, ए एक्स सही है, वाई डायरेक्शन में ए वाई है, ए वाई। बोलो सही है? यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि देखो ये वेक्टर का ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर का ये कंपोनेंट क्या वाई एक्सिस है। देखो थीटा, बोलो थीटा। अगर मैंने इसको ए वेक्टर बोला तो टेन थीटा क्या है? टेन थीटा को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सामने वाला क्या है, ए वाई अपॉन बाजू वाला कौन है, ए एक्स। टेन थीटा को क्या मैं ये बोल सकता हूं, सामने वाला अपॉन बाजू वाला। बोलो सही है गलत? सही है। तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो क्या थीटा को मैं ये बोल सकता हूं, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। क्या ये बात मेरी सबको समझ में आई? बोलो, क्या ये बात मेरी सबको समझ में आई? ऐसे एंगल निकालते। पर सर क्या हर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये जरूरी है क्या? बोलो। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है? बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 i कैप माइनस 4 j कैप। बोलो कौन से क्वाड्रेंट में है ये वेक्टर? बोलो फटाफट। सर इसमें एक्स पॉजिटिव है, ये टर्मिनोलॉजी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव हो और वाई निगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो, तो ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसको कैसे मार्क करते? सर मार्क करना भी तो सीखना पड़ेगा ना। बोलो सही है, मार्क कैसे करेंगे? देखो भाई साहब, यहां से 3 है, देखो यहां से 3 है, सही है, 3, यहां से 4 है, सही है। तो ये वेक्टर क्या ऐसा है? बोलो, ये है अपना ए वेक्टर। ठीक है, अभी अगर अपन ने एंगल मेजर किया, ठीक है, ये एंगल है मान लो थीटा, ये एंगल है थीटा। तो हमने थीटा कैसे मेजर किया? हमने थीटा क्या क्लॉकवाइज में मेजर किया? जब भी हम एंगल क्लॉकवाइज में मेजर करते तो हम उसका क्या वैल्यू लेते? नेगेटिव। हम उसकी क्या वैल्यू लेते? नेगेटिव। तो पॉइंट समझो कि यहां पे थीटा क्या होगा, ये -4 था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो सिंपल, थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स 4/3। थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स 4/3। थीटा को मैंने अगर पॉजिटिव कंसीडर किया तो टेन इनवर्स 4/3 था, सही है। पर अगर अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव कंसीडर करते, इसलिए मैंने सीधा ये लिख दिया। सबको समझ में आया? इसलिए सीधा मैंने ये लिख दिया। बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया? बोलो सही है गलत? बोलो, यहां तक हर एक चीज क्लियर है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे मेजर करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कैसे मेजर करते? ध्यान से समझना सब कुछ। अब बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा?
सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बहुत सही, बहुत खास। सर इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। सर 5। तो देखो हम बोल सकते 5 एंगल कितना है, 4/3 है, सॉरी एंगल कितना है बोलो 4/3, तो माइनस 53 डिग्री। हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू माइनस 53 डिग्री। बोलो सही है? यहां तक मेरी बात समझ में आई? बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? सबको समझ में आई हाउ टू मेजर एंगल? और एंगल देखते कैसे? देखो अब मैं वापस बताता हूं एक एग्जांपल। देखो अब एक वेक्टर है ऐसा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है? एक वेक्टर है ऐसा, मान लेते बी वेक्टर, ठीक है? तो बी वेक्टर उसने दिया हुआ है -3i कैप प्लस 4j कैप। मैंने तुमको पहले ही बना के दे दिया क्योंकि तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो मतलब या तो सेकंड या थर्ड, और वाई एक्सिस पॉजिटिव है वाई क्वाड्रेंट का तो वो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? अब अपने को एंगल बताना है, तो मैंने सर ये साइड तो देख ली, ये साइड होगी 4 क्योंकि वाई एक्सिस है, सही है? ये साइड होगी 3 क्योंकि एक्स है। बोलो सही है? यहां तक मेरी बात समझ में आई तुमको? बोलो ये एक्सिस 4 है, ये एक्सिस 3 है, यहां तक मेरी बात समझ में आई? ये एक्सिस 4 है, ये वाला y का कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट x कंपोनेंट क्या है 3 है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? x कंपोनेंट 3 है, y कंपोनेंट 4 है, x कंपोनेंट 3 है, y कंपोनेंट 4 है, x कंपोनेंट 3 है, y कंपोनेंट 4 है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो सही है गलत? सही है? सर हम एंगल कभी भी मेजर करते ना तो x पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते, ये है हमारा एंगल, ठीक है? तो अगर मैंने बोला कि मैंने क्या किया, अल्फा निकाला, तो मेरा जो थीटा होगा वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। बोलो मेरा जो थीटा होगा वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा या नहीं होगा? बोलो सही है गलत? थीटा मेरा क्या पाई माइनस अल्फा होगा? बोलो बोलो क्या थीटा मेरा पाई माइनस अल्फा होगा? होगा या नहीं होगा? तो अल्फा अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, सर टेन अल्फा इज इक्वल टू सामने वाला अपॉन बाजू वाला। तो अल्फा क्या आया सर, 53 डिग्री। बोलो सही है गलत? बोलो सही है गलत? सबको समझ में आया? तो 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो बोलो 127 है, और हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी सीधा बोल सकते इक्वल टू 5। तो हम बोल सकते एक वेक्टर है जो 5 मैग्नीट्यूड है और यहां से एंगल 127 डिग्री है, ये है हमारा बी वेक्टर। ये देखने के बाद हमें सीधा ये पता चलता है, बोलो सही है गलत? ये देखने के बाद हमें सीधा ये पता चलता है, बोलो सही है? सबको मेरा पॉइंट समझ में आया? बोलो कि हमें कुछ भी देखने के बाद क्या पता चल रहा है, सिंपल। बोलो सही है गलत? बोलो सही है? यहां तक मेरा पॉइंट समझ में आया तुमको? बोलो अब देखो नेक्स्ट, एक और देखना है या हो गया? सर एक और दिखा दो, ये लो देखो, डी वेक्टर इज इक्वल टू -5i कैप -5√3 j कैप। बताओ बताओ
डी वेक्टर इक्वल टू -5 i कैप -5√3 j कैप। बताओ। सबसे पहली चीज तुम्हें ये पता करना है कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड क्यों? क्योंकि भाई साहब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। थर्ड क्यों? क्योंकि भाई साहब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। सही है। तो अपन अगर यहां से बनाए ये एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स क्या है यहां से 5। बोलो। अपन नेगेटिव साइड लेंगे तो यहां से अपन 5 की लेंथ बोल देते, यहां से अपन क्या बोल देंगे 5√3। बोलो। सही है। वाई डायरेक्शन नेगेटिव है, अपने आप कंसिडरेशन में आ गया। सही है। अब देखा जाए सितारों की महफिल, इधर देखो, ये वेक्टर है नेट। क्या हम इस वेक्टर को डी वेक्टर बोल सकते? बोलो। तो डी वेक्टर का भाई साहब मैग्नीट्यूड कितना है? -5 का होल स्क्वायर प्लस -5√3 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इज्जत से 10 बोल दूं? क्या मैं इज्जत से 10 बोल दूं? बोलो। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं इज्जत से 10 बोल दूं? तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो वेक्टर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहां से 10 है। कुछ है पता नहीं, अब मुझे इतना पता चल गया ये 10 है। मुझे अब एंगल फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, एंगल के लिए यहां से ये निकाला। ये लेंथ कितनी है 5√3। ये एंगल अगर मैंने अल्फा निकाला तो tan अल्फा क्या होगा? सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला 5√3 अपॉन बाजू वाला 5√3। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ अल्फा की वैल्यू क्या 60 डिग्री है? बोलो। अल्फा की वैल्यू क्या 60 डिग्री है? तो तुम देखो अगर ये 60 डिग्री है तो थीटा दो टाइप में मेजर हो सकता है। एक, थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री। बोलो। थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री। या तो सर थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। बोलो। क्योंकि हमें ये पता चल गया कि ये 60 डिग्री है, 80 + 60 240। अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते तो हम एंगल को पॉजिटिव लेते, अगर हम क्लॉकवाइज में मेजर करते तो एंगल को नेगेटिव लेते। तो क्या मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मेरा जो डी वेक्टर है वो यहां है, डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 10 है और यहां से -120 डिग्री है, या तो 120 डिग्री बोल दो। सबको ही समझ में आ रहा क्योंकि तुमने डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दिया है। बोलो सही है गलत? सबको समझ में आ गया एंगल कैसे मेजर करना है? ठीक है, कॉपी कर लो। अब देखो, अगर एक वेक्टर है तुम्हारे पास ये वाला x और y, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी फिजिक्स इसी पे निर्भर है। मतलब मान लो कि लगभग अपन कंपोनेंट जब भी स्प्लिट करते 90 डिग्री में हम यही कंसेप्ट का यूज करते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये ए वेक्टर है, ठीक है,
ए वेक्टर, तो हम ए एक्स क्या बोलते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो? ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, बोलो बोलते कि नहीं बोलते? हम ए वाई क्या बोलते हैं सर? ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बोलो, मुझे एक चीज मालूम है, मुझे एक चीज मालूम है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? बोलो, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। सर इससे मैं कुछ समझ पा रहा हूं आपकी बातें, तो क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लूं तो क्या होगा इधर? क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि अगर मैंने यहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ली तो क्या होगा सर? अब देखो, अगर मैंने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ली, मान लो वेक्टर यहां ए वेक्टर थीटा 90 डिग्री, यहां से थीटा 90 डिग्री, बोलो सही है? सर इसका कंपोनेंट अगर मैं x में लू, मान लो ax लू, तो क्या a cos 90 आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 0 आएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। देखो, ये वाले कंपोनेंट का इधर आ रहा क्या? नहीं। अब दूसरा पॉइंट, वाई वी रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे पहला सवाल कि मैंने तुम्हें पहले रिजॉल्व करना सिखाया, बाद में हमेशा पूरी जो लेक्चर था वो मैंने तुम्हें परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ही रिजॉल्व करवाया। किसी के मन में ये सवाल आया क्या कि ऐसा ही क्यों? बोलो, किसी के मन में ऐसा सवाल क्यों नहीं आया? बिकॉज कि अगर आप देखो, इसका मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया तो वो 0 आ गया, इसका मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया तो वो क्या आ गया? 0। इसका अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूं तो वो क्या आएगा? 0। मतलब हम ये बोल सकते कि अगर एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, या बी वेक्टर का ए वेक्टर पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। बोलो सही है गलत? समझ में आ रही है मेरी बात? ए वेक्टर पे बी वेक्टर का कोई कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं। बी वेक्टर पे ए वेक्टर का कोई कंपोनेंट आएगा क्या? नहीं। बोलो सही है? देखो कैसे सही सर? अरे अभी तो दिखाया है एक्स कंपोनेंट ए कॉस 90, तो मतलब हम ये बोल सकते, इफ वी स्प्लिट अ वेक्टर इन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मतलब इसका इन्फ्लुएंस इस पे नहीं है और इसका इन्फ्लुएंस इस पे नहीं है, मतलब दे आर टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, मतलब दे आर टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। बोलो सही है गलत? सही है ना? दे आर टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। बोलो सही है? बोलो मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? तो लिखो, इसकी थ्योरी लिखो, इसकी थ्योरी लिखो। द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर perpendicular to it, the component of vector perpendicular to it is always 0. The component of vector perpendicular to it is always 0. Component of vector perpendicular to it is always 0. बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? ठीक है, अब देखो, ये चीज समझ में आया कि अगर हम 90 डिग्री में इसलिए स्प्लिट करते क्योंकि एक दूसरे पे वो इंडिपेंडेंट रहते। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई साहब, अगर मैंने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, अरे सॉरी,
वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अभी मैं 3D में ही बात कर लेता, एक जनरल। बी वेक्टर इज इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और मैं सी वेक्टर की बात करता हूं तो सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप सी जेड के कैप। सही है। अगर मैं बोलूं इफ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इफ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आई कैन से दैट Cx equal to Ax plus Bx, Cy is equal to Ay plus By और Cz equal to Az plus Bz। बोलो सही है गलत? लिख लो फटाफट, लिख लो। लिखा? लिखो। लिखा? अब देखो, अब क्वेश्चंस करते। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में इतना ही है। अब देखो, अगर मैंने एक ऐसा वेज माना, देखो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेज है, तुम्हारे न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, हर जगह पे वेज बीच में घुस जाता है। आ गया मैं, देखो ठीक है। तो ये वेज वेज को समझना, इसके कंपोनेंट्स को स्प्लिट कैसे करते हैं वो भी समझना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, देखो कैसे। आओ हुजूर तुमको खुदा। ये देखो, ये मास, सही है। तो ये मास m है। तो अगर मैंने मास को नीचे एक फोर्स लगाया mg, तो मेरा सवाल है स्प्लिट द कंपोनेंट, split the mg force along incline and perpendicular to incline, along incline and perpendicular to incline। बोलो, split the mg force along incline and perpendicular to incline force। देखो, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता, फिर तुम अगला करके देखना। ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई साहब अगर ये थीटा है और ये है, तो क्या इस एंगल को मैं 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ? ठीक है। अगर मैंने यहां से कंपोनेंट लिया परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? बोलो, ये एंगल भी थीटा होगा? बोलो सही है गलत? ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? ज्योमेट्री से ही समझ लो। देखो, अगर मैंने यहां से ये बनाया और यहां से एक परपेंडिकुलर रखा, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या 90 माइनस थीटा होगा? और ये 90 माइनस थीटा है तो ये अपने आप ही थीटा होगा। बोलो, वैसे ही किया मैंने। ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा की एज सच अभी हमारे लाइफ में कोई जरूरत नहीं, तो ये थीटा हो गया। सही है। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट mg cos थीटा, बिना सोचे बिना समझे। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट mg cos थीटा, बिना सोचे बिना समझे। बोलो सही है गलत? ये वाला कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर mg sin थीटा। बोलो समझ में आया? This component is along inclined plane and this component is perpendicular to inclined plane। जीना यहाँ, this component is along inclined plane and this component is perpendicular to inclined plane।
this component is along inclined plane and this component is perpendicular to inclined plane. बोलो सही है? तो अब देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको, चलो ये करके दो फटाफट 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 फटाफट। एंगल 37 डिग्री, एंगल 37 डिग्री, ये ब्लॉक, ये 10 किलो का, बताओ क्या होगा? स्प्लिट करो फटाफट 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 फटाफट। एग्जाम्पल बोलो, स्प्लिट करो फटाफट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा भाई साहब? 100 10 जी, जी की वैल्यू क्या होती है? 10, हम अज्यूम कर लेते हैं 10, और ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे। सर आपने बताया था, फिर यहां पे लेते तो हम इसको थीटा मान लेते, थीटा 37 डिग्री है, तो हम 37 मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे? 100 cos 37, ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे? 100 sin 37। बोलो सही है गलत? 100 cos 37 और 100 sin 37, बोलो सही है? तो क्या होगा? cos 37 की वैल्यू इंटू 4/5 इज इक्वल टू 80 न्यूटन, सही है? इसकी वैल्यू 3/5 इक्वल टू 60 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं 100 न्यूटन का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन प्लेन क्या 60 न्यूटन है, और 100 न्यूटन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या 80 न्यूटन है। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलो आया या नहीं आया? बोलो सबको समझ में आया? बोलो आया ना सर? आया, चलो अब एक क्वेश्चन देखो, मस्त वाला क्वेश्चन, इधर देखो। अगर मैंने बोला कि भाई साहब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है 200 न्यूटन का, या तो हम बोल सकते हैं ये जो फोर्स है एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट 200 न्यूटन है, ठीक है? बोलो एंगल मान लो 60 डिग्री है, ठीक है? मतलब ये एफ वेक्टर है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या तो एक्स कंपोनेंट 200 है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ for f vector and y component of f vector। बोलो जीना यहाँ, मतलब अभी उसने ये ना देते हुए ये दे दिया, अब हमको ये निकालना है, अभी तक अपन ये निकालते थे। बोलो सही है? अभी उसने ये ना देते हुए ये दे दिया, अभी तक अपन ये निकालते थे, ये दिया हुआ होता था। सर कहानी तो सेम है, वेरिएबल्स बदल दिए उसने, ठीक है? तो हम सीधा बोल सकते हैं ये एफ कंपोनेंट है, तो एफ cos 60 इज इक्वल टू क्या एफ एक्स होगा, एफ की वैल्यू इंटू 1/2 क्या 200 होगा, तो एफ की वैल्यू क्या 400 होगा। बोलो एफ क्या 400 न्यूटन होगा? बोलो एफ क्या 400 न्यूटन होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आ गया, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, टडेंग टडेंग, सर वाई कंपोनेंट एफ वाई। ये तो जिंदगी में हम नींद से भी उड़ गए ना तो हम ये बता देंगे, सही है? तो 400 इंटू √3/2, क्या हम बोल सकते क्या 200√3? बोलो क्या हम बोल सकते क्या 200√3? बोलो समझ में आया? अगर उसने ये दिया और एंगल दिया तो हमने ये भी निकाला और ये भी निकाला। बोलो कॉपी कर लो।
आया सबको समझ में? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर मान लो क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है। इफ बी वेक्टर is added to a vector, if b vector is added to a vector, we will get unit vector along x-axis. Find b vector, find b vector। और इसका सेकंड पार्ट ये भी लिख लो, इसी का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, फाइंड यूनिट वेक्टर बी। हुआ या नहीं हुआ, बोलो हुआ क्या? देखो ध्यान से समझो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इधर देखो। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आता है तो मैं सपने में भी एक बी वेक्टर को अज्यूम कर लेता हूं, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बोलो सही है? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसने यूनिट वेक्टर बोला है अलोंग एक्स एक्सिस, क्या यही है? बोलो, उसने यूनिट वेक्टर बोला है अलोंग एक्स एक्सिस, क्या यही है? बोलो सही है गलत? सही है सर। तो देखो 2i प्लस 3j प्लस माइनस 4k प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप इज इक्वल टू आई कैप। क्या हम ये बोल सकते क्या 2 प्लस बी एक्स आई कैप 3 प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड माइनस 4 के कैप इज इक्वल टू आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। सर इक्वेटिंग, अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था तुमको, बी जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो बी जेड क्या आया 4, एक वैल्यू 3 प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, तो बी वाई क्या आया -3, सही है। तो 2 प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 1, तो बी एक्स क्या आया -1। बोलो बी एक्स क्या आया -1, तो बी वेक्टर को हम सीधा बोल सकते, देखो माइनस आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। बोलो ये आंसर आया? बोलो कॉपी करो, आया या नहीं आया? सही है ना? बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आई? बोलो। अब उसने बोला बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकालना है, उसने क्या बोला बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकालना है। बोलो
आया या नहीं आया समझ में? बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या होगा? बी कैप, बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ बी। तो बी वेक्टर क्या है? माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका मॉडुलस डिवाइड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हम सीधा बोल सकते हैं बोलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते ना? लिखो फटाफट, लिखो। लिखा? अब एक और क्वेश्चन करते, लास्ट, आज के लिए इतना ही। देखो, कॉपी कर लिया ये चीज? देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है? ध्यान से समझना। मैंने इस कंडीशन को नॉर्थ माना, अरे सॉरी, इसको मैंने ईस्ट माना, इसको मैं नॉर्थ मान रहा हूं, इसको मैं साउथ, इसको मैं वेस्ट। तो ईस्ट को मैं आई कैप से कंसीडर कर सकता हूं और नॉर्थ को जे कैप से। बोलो सही है? ये मुझे देखना है। तो मैं ये बोल सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स लगता है अलोंग नॉर्थ, अलोंग नॉर्थ, ठीक है? बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स अलोंग ईस्ट, और सी वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बोलो, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बोलो, सबको आना चाहिए। सर इसको डायरेक्टली देखो ना, नॉर्थ को, तो ए वेक्टर को तो आप सीधा ही लिख सकते सर, जे कैप अलोंग नॉर्थ जे कैप। इसमें क्या रोकना सर? बी वेक्टर को भी आप सीधा ही लिख सकते, 5 आई कैप। सी वेक्टर पे कमाल दिखाना पड़ेगा आपको, इसको 5 न्यूटन ना लेते हुए 5√2 कर लो, आंसर तुम्हें अच्छा मिलेगा। 5√2 कर लो, आंसर तुम्हें अच्छा मिलेगा, नहीं तो तुम √2 ले लेके पागल हो जाओगे, ठीक है? अब देखो सर, ए वेक्टर तो हमने इधर देख लिया, ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है सर, सी वेक्टर इधर है, ठीक है? और साउथ ईस्ट है तो 45 डिग्री है, सही है? तो हम सी वेक्टर को सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5√2 cos 45 आई कैप प्लस 5√2 sin 45 जे कैप। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं क्या सर? अगर आप ना ना बोलो तो लिख सकते। अगर ऐसा लिख सकते तो सी वेक्टर क्या 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप भी है सर। ओ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैं सीधा सीधा बोल सकता ना सर, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। बोलो सही है? बोल सकता कि नहीं बोल सकता? सही है ना? तो ऐसे ही आपको कंपोनेंट स्प्लिट करना है और तुरंत ऐड करना है। इसमें हर कंपोनेंट स्प्लिट करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, इसमें सिर्फ सी वेक्टर को स्प्लिट करना पड़ा अलोंग एक्स और वाई, और तुमने सीधा ऐड किया।
तो ये हो गया है अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स खत्म।